नमस्कार दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आज मैं यहाँ आपके सामने एक बार फिर से अपने इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने जा रही हूँ। पहले हम 2 अध्याय कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा अध्याय होगा संपोषित विकास एवं जलवायु परिवर्तन। अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले हमने 2 अध्याय किए हैं। पहला था हमारा अर्थव्यवस्था के उत्पाद, दूसरा था हमारा समृद्धि एवं विकास, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज संपोषित विकास एवं जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संपोषित विकास क्या है? वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख करने में कुछ नई शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे संपोषित तथा सतत विकास एवं हरित सकल घरेलू उत्पाद। तो मेरे ख्याल से आपको इन परिभाषाओं के बारे में पता होगा कि संपोषित क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। पहले भी हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि संपोषित विकास जो होता है वो एक तरीके से विश्व स्तरीय जो शब्दावली बताई गई है, जिसका प्रयोग हम विश्वव्यापी जो समस्याएं हमारी होती है, जैसे भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, पर्यावरण संबंधी समस्याओं में हम क्या-क्या देख सकते हैं, जैसे प्रदूषण का बढ़ना और हमारे प्रदूषण में जो भी समय-समय पर विषैली गैसें हो रही हैं, उनके चलते हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पारिस्थितिकी संतुलन जो हमारे सामने एक समस्या विकसित हो रही है, उनके लिए हम जिन-जिन समस्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम संपोषित विकास का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है संपोषित विकास एक विश्व स्तरीय मान्य शब्दावली है, जिसका प्रयोग विश्वव्यापी समस्याओं जैसे कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, पर्यावरण संबंधी विषय, बढ़ते प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन आदि को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। ये समस्याएं पृथ्वी के अस्तित्व को ही संकट में डाल रही हैं और इन्हें किसी एक देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए वृहद स्तर पर प्रभावी समझना चाहिए। उपरोक्त समस्याएं किसी राष्ट्र विशेष की समस्याएं नहीं है, न ही कोई एक राष्ट्र अकेले हल कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, जैसे पारिस्थितिकी संतुलन की जो हमारी समस्याएं हैं, वो किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं होती है, ना ही किसी एक राष्ट्र से वो विकसित होती है, ना ही किसी एक राष्ट्र के चलते वो खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात ये है कि सभी राष्ट्रों को मिलकर यहाँ पर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं सभी के राष्ट्रों के द्वारा शुरू होती है, तो उसको खत्म करने में भी सहयोग सभी राष्ट्रों का होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि ये जो समस्याएं हैं, किसी एक विशेष राष्ट्र की समस्या नहीं है और ना ही कोई एक विशेष राष्ट्र इसको हल कर सकता है। यह एक बृहद स्तरीय समस्या है, जिसे हल करने के लिए विश्व स्तरीय मंच पर सभी देशों को सामूहिक भागीदारी के रूप में विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो हमें किसी भी विश्व स्तरीय समस्या को समाधान करने के लिए उसको पहले विचार विमर्श करना चाहिए उसके ऊपर, और फिर उसके चलते हमें नीतियाँ बनानी चाहिए, तरह-तरह की नीतियों का पालन करना चाहिए, नियमानुसार उनको अगर हम फॉलो करेंगे, तो तभी हम उन पर हल पा सकते हैं, ठीक है? आगे हम देखते हैं मानव समुदाय की वर्तमान पीढ़ी को अपनी मौजूदा आवश्यकताएं पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका आशय भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। तो अगर हम इधर ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, अगर हम इनको हल करने के साथ साथ अपनी भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखें, उनकी आवश्यकताओं को भी अगर हम ध्यान में रखें, तो हम इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने पर विचार विमर्श कर सकते हैं और जल्दी ही हम इन समस्याओं पर हल पा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं भावी पीढ़ियों की, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं के लिए एक बेहतर पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यथाउचित है कि भविष्य का पर्यावरण वर्तमान की पर्यावरणीय दशाओं से किसी भी स्थिति में खराब और निम्न स्तरीय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जैसे-जैसे हम भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कदम उठाएँगे, तो उनके लिए किसी भी तरीके का जो भविष्य का पर्यावरण होगा और जो वर्तमान की पर्यावरणीय दशाएँ हैं, उनकी स्थिति में खराब और निम्न स्तरीय नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्तमान में हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं पर्यावरण संबंधी, उनमें सुधार करना चाहिए और जो हमारा भविष्य होगा, भविष्य के लिए जो हम पर्यावरण निर्माण करेंगे, वो एक तरीके से बेहतर होना चाहिए। ठीक है? यद्यपि संपोषित विकास के बारे में जागरूकता विद्यमान रही है, परंतु इसे समुचित महत्व 1992 में आयोजित भूमंडलीय सम्मेलन तथा तत्पश्चात अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के माध्यम से ही मिल सका है।
इन पारित प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर्यावरण तापन प्रभाव ग्रीन हाउस वाले गैस उत्सर्जन में कमी करने वाला है। यह संपोषित विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा जो मेन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था यहाँ पर पर्यावरण तापन प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी कर देंगे इधर, तो सबसे बेहतर हम अगर अपने पर्यावरण में किसी भी दशा में सुधार देख पाएँगे तो वो इसी के चलते देख सकते हैं। ठीक है? ये आज के टाइम में ये चीज़ हमें भी पता है कि अगर हमारे पर्यावरण में सबसे खराब दशा का कारण है तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो इसी में कमी करना हमारे लिए सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे है, यह संपोषित विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपोषित विकास के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण, सौर एवं पवन ऊर्जा, जैव विविधता में हो रहे नुकसान में कमी और इसी प्रकार के वैश्विक समस्याओं को समाहित किया गया है। तो अगर संपोषित विकास की अगर हम बात करें तो संपोषित विकास जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया तो संपोषित विकास हमारा क्या है, जो हमारी विश्व स्तरीय समस्याएं हैं उनको हल करके हम विकास की तरफ जो अपना कदम बढ़ाते हैं उसको हम संपोषित विकास में कनेक्ट करते हैं। तो संपोषित विकास के लिए यहाँ पर क्या बताया गया, तो हमारी स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए, वृक्षारोपण बेहतर करना चाहिए, हमें सौर और पवन ऊर्जा को बेहतर करना चाहिए, जैव विविधता में हो रहे नुकसान में कमी और विभिन्न प्रकार की वैश्विक समस्याओं को इधर समाहित किया गया है। ठीक है। संपोषित विकास का आशय मात्र महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करना ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर बल देना भी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो संपोषित विकास है उसका आशय यानी कि उसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि समस्याओं को उजागर करे बल्कि उनको विश्व स्तर पर सामूहिक रूप से सहमति लेकर सभी राष्ट्रों की उनको हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ समस्याओं को उजागर ही नहीं करना, सिर्फ समस्याओं को लाइनिंग अंडरलाइन ही नहीं करना बल्कि उन पर नियमावली बनानी है, उनको उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाने हैं और किस तरीके से उन पर हल हम पा सकते हैं उस पर हमें विचार विमर्श भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए है जरूरी है कि सामूहिक विचार विमर्श के बाद अलग अलग देशों द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन की मात्रा को निर्धारित समय सीमा के अंदर कम किया जाए। तो यहाँ पर वही बात आई जो मैंने आपको रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया, तो हमें सबसे पहले ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। क्या नियम, एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस देश के द्वारा किस किस मात्रा में उत्सर्जन किया जा रहा है और किस किस देश के द्वारा प्रदूषण का कितना भाग हम इधर देख सकते हैं। तो ठीक है, पहले अगर हम यही तय करेंगे कि किस देश के द्वारा कितना उत्सर्जन किया जा रहा है, किस देश के द्वारा कितना इधर विश्व स्तर पर भूमंडलीय जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो उसके चलते ही हम सभी देशों के अलग-अलग नियम तय कर सकते हैं। ठीक है? किंतु यह समस्या विकसित एवं विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद से ग्रसित है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या आ जाती है कि विकसित और जो विकासशील देशों के बीच जो हमारे मतभेद चलते हैं, उनके बीच इन मतभेद के चलते हम यह उचित मात्रा में तय नहीं कर पाते कि किस देश के द्वारा कितना उत्सर्जन किया जा रहा है। फिर भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे, तो एक तरीके से हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत और चीन जैसे देशों का मानना है कि प्रदूषण स्तर में कमी करने के लिए अभी तक पारित प्रस्ताव जहां असफल रहे हैं, वहीं राष्ट्रों द्वारा उत्सर्जन का एक स्वनिर्धारित स्तर निश्चित करते हुए वृहद स्तर की परिसीमाओं के अंतर्गत प्रयास होना चाहिए। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे जैसे भारत और चीन का जैसे इधर एग्जाम्पल दिया गया कि प्रदूषण स्तर में कमी करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किए करने में जो असफल रहे हैं, लेकिन वहीं राष्ट्रों द्वारा उत्सर्जन का एक स्वनिर्धारित स्तर भी निश्चित करते हुए वृहद स्तर की परिसीमाओं के अंतर्गत हमें प्रयास करने चाहिए। मतलब असफलताएं मिलेंगी एक बार दो बार, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हम अपने लक्ष्य को यहाँ पर पाने के प्रयास में सफल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया कि विश्व के सभी विकसित और धनी देश बार बार निर्धारित समय सीमा के अंदर उत्सर्जन स्तर को कम करने में असफल रहे हैं और इसमें भी पर्यावरण तापन प्रभाव के उत्सर्जन में तो कमी बिल्कुल ही नहीं हो सकी है। तो इधर ना सिर्फ भारत और चीन बल्कि अलग अलग विकसित और जो विकासशील देश है उनके भी प्रयास जो है असफल हुए हैं, जिसके चलते चलते अगर हम देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दी है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इधर दूसरी ओर भारत इस संबंध में काफी स्पष्टवादी रहा है कि इसके यहाँ नुकसानदायक गैस का उत्सर्जन स्तर पहले से ही न्यूनतम है और इस गति से 2031 तक होने वाला अनुमानित उत्सर्जन 2005 के मौजूदा औसत से भी कम रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम भारत की बात करते हैं तो जो उसका भारत का जो लक्ष्य है वो काफी स्पष्ट रहा है
उसकी जो नुकसानदायक जो गैसों का उत्सर्जन है वो मतलब ज़्यादा हाई नहीं रहा है, वो न्यूनतम ही उत्सर्जन रहा है इधर। 2031 तक अगर हम देखें तो जो हमारा उत्सर्जन है 2005 के मौजूदा उत्सर्जन से कम रहेगा। मतलब ये भारत का एक तरीके से लक्ष्य है कि वो जो अभी वर्तमान में गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, उसके चलते वो भविष्य में 2031 तक अपनी जो उत्सर्जन गैस है उसको कम कर लेगा। ठीक है? भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा तथा वृक्षारोपण की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत के लिए कई अन्य बड़ी समस्याएं सामने हैं। इन चिंतनीय समस्याओं में शामिल है विकास को गति देना, उत्पादन वृद्धि तथा जहां पर लाखों करोड़ों की जनसंख्या की दैनिक आय एक अमेरिकी डॉलर से भी कम है और इसी कारण भारत को सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला देश कहा जाना अपने आप में खेद का विषय है। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि किस देश को हम किस बेस पर सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक अमीर कह सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि विकास को गति देना, उत्पादन वृद्धि, जहाँ पर लाखों करोड़ों की जनसंख्या में एक दैनिक आय अमेरिकी डॉलर से भी कम इधर बताया गया है। तो इसी के चलते अगर हम देखें तो जहाँ पर अमेरिकी डॉलर इतना कम है, तो वहां पर हम भारत को गरीब जनसंख्या वाला देश ही कह सकते हैं। ठीक है? गरीब और संपोषित विकास को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम गरीबी को ऊपर नहीं उठाएंगे तो एक तरीके से हम अपने जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं एक विकसित देश करने के, तो हम उस लक्ष्य को भी पाने में असफल ही रहेंगे। तो गरीबी और संपोषित विकास को एक दूसरे के साथ लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम गरीबी को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं तो धीरे-धीरे भी हम विकास के लक्ष्य को भी तक पा सकते हैं। ठीक है? भारत के संदर्भ में मलिन बस्तियों की संख्या में हो रहे निरंतर वृद्धि, सर्वव्यापी दयनीय आवास व्यवस्था, प्लास्टिक की सामग्रियों का इस्तेमाल एवं प्रदूषित नदियां सभी कुछ संपोषित विकास के अंतर्निहित भाग हैं। तो एक पर्यावरणीय स्तरीय समस्या ही नहीं बल्कि साथ-साथ अगर हम देखें जो मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो हमारी आवास की समस्याएं भी हम देख रहे हैं, प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन यूज ज्यादा हम देख रहे हैं, नदियां हमारी प्रदूषित हो रही है जिसके कारण, तो उसको भी हम संपोषित विकास के भाग के रूप में ही देखना चाहिए। अगर हम इन चीजों में सुधार करेंगे तो भी हम संपोषित विकास को इधर पा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है हरित सकल घरेलू उत्पाद, तो हमें अभी संपोषित विकास को हमें यहाँ समझा है। तो संपोषित विकास से अगर हमें यहाँ क्या समझ आए कि पर्यावरणीय स्तरीय विश्व स्तरीय व्यापी जो हमारी समस्याएं हैं उनके साथ साथ हम अपने भारत देश में जो बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लोगों के पास रोजगार में कमी है, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आवास की समस्याएं हो रही हैं, अगर उनके चलते हम अपनी समस्याओं का निपटारा करें और साथ-साथ अपने पर्यावरण संबंधी जो हमारी गैस उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो समस्याएँ हैं, उसको भी ध्यान में रखकर हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए अगर हम विकास की तरफ ध्यान दें और एक भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरण की अगर हम माँग करें, तो हम अपने संपोषित विकास को इधर पा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि संपोषित विकास में ना केवल पर्यावरण संबंधी समस्याएँ हैं, बल्कि हमारी कुछ अनेक समस्याएँ भी हैं, जिनका मैंने आपके सामने वर्णन किया है। ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हरित सकल घरेलू उत्पाद का आशय एक ऐसी राष्ट्रीय संगणना विधि से है जिसमें किसी भी देश के गैर अक्षय प्राकृतिक संपदा के प्रयोग का आकलन हो सके और इसे अब संपोषित विकास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। तो हरित सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है, इसको भी एक तरीके से हम संपोषित विकास के रूप में देखते हैं कि यह एक ऐसी राष्ट्रीय संगणना है जिसके माध्यम से किसी देश के गैर अक्षय प्राकृतिक संपदा के प्रयोग का आकलन हो सके। मतलब किसी भी देश के द्वारा जो हमारे गैर अक्षय प्राकृतिक संपदा है उसका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, किस आधार पर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका आकलन हम जहां पर करते हैं और अपने संपोषित विकास को बेहतर करने के प्रयास हम करते हैं, तो उसको हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में इधर देखते हैं। ठीक है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम, सक्षम और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और साथ ही उसके प्रभाव की कीमत के बारे में जागरूक होना है। तो इधर हरित सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है, इसका आशय इधर क्या है कि राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और जो हमारे सक्षम और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं। तो इधर हम इसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ सकते हैं। ठीक है? ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार की संगणना विधि से और भी ज्यादा अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा और तेजी से घट रहे गैर अक्षय प्राकृतिक संपदा यानी कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके स्थान पर हम व्यवहारिक हल ढूंढा जा सकेगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा
अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उसकी जो संगणना विधि है, उसके चलते अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे सामने 2 समस्याएँ जो हैं हमारी कि जो हमारा अनुसंधान है उसको हम प्रोत्साहन दे सकेंगे, जो घटता जा रहा है उसको हम बढ़ावा देंगे और जो हमारा तेज़ी से जो हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, जिनकी जो मात्रा है वो घटती जा रही है, उस समस्या से भी हम हल पा सकते हैं, ठीक है? ये हमारा हरित सकल घरेलू उत्पाद के ज़रिए ऐसा विश्वास किया जाता है। तो अगर हम इसके चलते अगर अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद को बेहतर बना लेते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक जो हमारा संपोषित विकास का लक्ष्य है, उसको भी हम पा सकते हैं। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अगर बेहतर हो जाएगी, तो एक तरीके से जो गरीबी निवारण है, उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है? सॉरी। स्पष्टतः यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गरीबी को समाप्त करने की है। इसके पहले कि संपोषित विकास के वृत्त पर हम चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर संपोषित विकास अगर हम अपने देश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या इधर हम गरीबी की देख रहे हैं, उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। गरीबी के लिए हमें समाप्त गरीबी को खत्म करने के लिए प्रयास हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम गरीबी को ही खत्म नहीं कर पाएँगे, तो हम विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि भारत को संपोषित विकास के मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं करना चाहिए, परंतु गरीबी की समस्या निसंदेह एक बड़ी समस्या है, जहाँ पर गरीबों की जीविका के साधन और एक स्वच्छ तथा न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर सुनिश्चित करना बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गरीबी की जो समस्या है, वो लोगों की जीविका के साधन है, जो एक स्वच्छ और न्यूनतम जीवन निर्वाह है, उसको पाने में भी गरीबी हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अटकी हुई है, ठीक है? तो गरीबी को हल करने से हम क्या पा सकते हैं? हमें जीविका के अच्छे साधन उपलब्ध हो सकते हैं, जीवन जीने की जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम अपने बेहतर सुधार ला सकते हैं और जो स्वच्छ और न्यूनतम जीवन निर्वाह है, इधर हम उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो एक गरीबी को हल करने से हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ना केवल हम अपना संपोषित विकास बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपनी जो दैनिक दिनचर्या है हम उसको भी बेहतर इधर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है कि इस प्रकार समग्र विकास, संपोषित विकास और हरित सकल घरेलू उत्पाद 3 विभिन्न शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ स्वयं में एक दूसरे से भिन्न ज़रूर है, परंतु इन्हें आपस में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि इनके प्रभावों को आपस में अंतर संबंधित कहा जा सकता है। तो अगर हम देखें समग्र विकास, संपोषित विकास और हरित सकल घरेलू उत्पाद, तो अगर हमने इन तीनों शब्दावलियों की चर्चा ऊपर कर ली है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इनका अर्थ भले ही मतलब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इन तीनों को हम एक साथ रखकर ही एक हम अगर पढ़ें और इनको एक साथ रखकर ही अगर हम समझें, तभी हम अपने विकास की दर को बेहतर कर सकते हैं, तभी हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं, अपने देश के लिए एक उजागर भविष्य को पा सकते हैं और हम अपने दैनिक दिनचर्या को भी बेहतर कर सकते हैं। तो हमें इन तीनों को एक साथ रखकर ही पढ़ना चाहिए और इन तीनों को एक साथ रखकर ही हमें प्रयास करने चाहिए, तभी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं और अपने विकास को पा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन एवं संपोषित विकास 22वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 22 में नवंबर 2016 में 200 देशों द्वारा पेरिस में ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौते की स्वीकार्यता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पेरिस समझौते के अनुसार सभी देशों के लिए वर्ष 2020 के बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना का रोड मैप तैयार किया गया था। तो हमें पता है हाल ही में भी हमारी COP की मीटिंग हुई थी। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएँ होती हैं, उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि किस-किस देश के लिए क्या-क्या एजेंडा होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो उन सब के यहाँ पर रोड मैप तैयार किए जाते हैं और सभी देशों के लिए अलग-अलग नियमावली या शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और सभी देशों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि किस देश को किस दिशा में अपनी जलवायु को बेहतर करने के प्रयास करने चाहिए, ठीक है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमारा MDG जो कि वर्ष 2000 से 2015 तक क्रियाशील था, वह अब संपोषित विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में बदल दिया गया। यानी कि जो हमारा पहले MDG था, वो 2015 तक क्रियाशील था, लेकिन अब वो हमारा SDG में चेंज हो गया, ठीक है? तो SDG का उद्देश्य आगामी 15 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देशों के लिए संपोषित विकास की दिशा में
तय करना है। 17 नए एसडीजी और 169 नए लक्ष्यों को विश्व के देशों द्वारा 2015 के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो आप में आज के टाइम में पता होगा कि जो हमारे एसडीजी हैं वो 17 हैं, जो 2015 में अगर हम देखें तो 169 नए लक्ष्यों के साथ उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है घरेलू मोर्चों पर भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत का योगदान अभिष्ट राष्ट्रीय दृढ़ता कार्यक्रम के रूप में है। तो अगर हम देख रहे तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उनको कम करने के लिए भारत देश हमारा जो है दिन प्रतिदिन प्रयत्नशील है। ये हमें आज के टाइम में पता है। हमारे देश में तरह तरह की योजनाएँ भी लागू की, नीतियाँ, नए-नए नियम बनाए जाते हैं कि किस-किस तरीके से हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन को सुधार सकते हैं, ठीक है? बदलते जलवायु परिवर्तन से हमें जानते हैं कि हमें भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तरह-तरह की बीमारियाँ हमारे देश में आज पनप रही हैं, तो उसको हमें सुधारने के प्रयास करने चाहिए, जिसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर प्रयास के माध्यम से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले उत्सर्जन को वर्ष 2050 के स्तर से 33 से 35% कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यानी कि जो हमारा 2005 में उत्सर्जन स्तर था और अगर हम देखें तो जो हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक, तो 2005 के स्तर से लगभग 30 से 35% स्तर को कम करने का इधर लक्ष्य निर्धारित किया है भारत देश ने, ठीक है? साथ ही ऊर्जा संसाधनों की स्थापना के क्षेत्र में कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म तेल आधारित स्रोतों पर 40% निर्भरता कायम करने का निश्चय यहाँ पर 2030 तक भारत देश ने किया है। तो उम्मीद है आप सबको इधर समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो हम कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं कि भारत ने 121 देशों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पर स्थापित करने की पहल की है कि ये देश एक जो हमारे 121 देश है उनके साथ जो भारत ने इधर गठबंधन किया है, ये सभी देश सौर ऊर्जा संसाधन संपन्न देश हैं। यानी कि जो हमारे सौर ऊर्जा के संसाधन है इन देशों में संपन्न रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है? तो जिनकी भौगोलिक स्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच आती है, ठीक है? इस संगठन की स्थापना की संयुक्त घोषणा भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 21वीं संगोष्ठी यूएनएफसीसीसी के समय 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी, ठीक है? तो जो हमारी ये सौर अलायंसेस की जो हमारी इसकी घोषणा की गई थी, तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति और हम भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। यूएनएफसीसीसी के माध्यम से, ठीक है? तो आईएसए के पेरिस घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी सदस्य देश सौर ऊर्जा के प्रतियोगी उत्पादन के क्षेत्र में नई खोज और संयुक्त प्रयास द्वारा कम लागत वाली सस्ती टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और भविष्य में इसके उत्पादन, संग्रहण तकनीक और अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास हो सके ताकि सदस्य देशों की निजी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो यहाँ पर इसका लक्ष्य क्या है इधर हमारा कि हमारी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाए हम, जिसके चलते हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और भविष्य में हम अपना उत्पादन, संग्रहण तकनीक जो हमारी है और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इधर विकास हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके चलते हमें तरह-तरह के फ़ायदे तो होते हैं। मेन जो हमारा लक्ष्य होता है उसको तो हम अगर हम सफलता के साथ पा लेते हैं तो वो तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा ही होगा, बल्कि उसके चलते-चलते हम और भी अनेक प्रयास जो हम कर सकते हैं उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो जो हम जैसे अगर हम देखते हैं तो सस्ती टेक्नोलॉजी का विकास करने में हम प्रयासरत रहते हैं। तो उसके चलते साथ-साथ क्या होगा कि जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो भी बेहतर होगी, टेक्नोलॉजी हमारी वो भी बेहतर रहेगी और जो हमारी संग्रहण तकनीक है इधर, उसको भी हम बेहतर करने में सफल हो सकते हैं, ठीक है? भारत ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में अपने कार्यक्रम आईएनडीसी के अंतर्गत निम्नलिखित घोषणाएँ की हैं। पहला है हमारा भारतीय परंपराओं और मूल्य पर आधारित जीवन शैली के लोगों को प्रोत्साहित करना, जिसमें संरक्षण और मितव्ययिता जीवन का हिस्सा बने। तो अगर हम भारतीय परंपराओं और मूल्य पर आधारित जो हमारी जीवन शैली है, अगर उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, उससे लोगों के जीवन में बेहतर आएगा, लोगों के जीवन का सुधार होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक लक्ष्य
रखा गया है। दूसरा हमारा है पश्चिमी और अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय समाज को जलवायु मित्र और स्वच्छ पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना। तो हम जो हमारे पश्चिमी देश हैं और जो अन्य हमारे विकसित देश हैं, उनके देशों की तुलना में हम क्या करेंगे, जो हमारा भारत देश है उसको जलवायु मित्र और एक स्वच्छ पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना। यानी कि हम अपने भारत देश में अगर हम जलवायु को बेहतर करेंगे और स्वच्छ पर्यावरण को हम पाने के प्रयास करेंगे तो हम भी एक विकसित देश बन सकते हैं। ठीक है? 2005 के आधार वर्ष की तुलना में उत्सर्जन सघनता को जीडीपी में 33 से 35% तक की वर्ष 2030 तक की कमी करना। तो जो हमारा लक्ष्य हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो जो हमारा 2005 का आधार वर्ष है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो जो हमारी जीडीपी में 30 से 35 तक की जो वर्ष 2030 तक कमी हमें करनी थी, उसका जो लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था, वो भी हमारा आईएनडीसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में कुल मिलाकर गैर जीवाश्म तेल आधारित ऊर्जा स्रोतों 40% अधिक निर्भरता 2030 तक। तो जो हमारा गैर जीवाश्म तेल आधारित ऊर्जा स्रोत है, उनकी जो निर्भरता है 40%, उसको 2030 तक हमने उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बेहतरी के प्रयास करने हैं। ठीक है? यह टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, कम दरों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता और हरित जलवायु फंड यानी कि जीसीएफ के माध्यम से संभव किया जा सकेगा। तो जो हमारा गैर जीवाश्म तेल आधारित ऊर्जा स्रोतों का जो लक्ष्य है हमारा, तो वो किसके चलते पूरा हो सकता है? टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, यानी कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी को करेंगे और जो हमारी वित्तीय सहायता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता जो है हम उसको कम दर पर रखेंगे और जो हमारा हरित जलवायु फंड है उसके माध्यम से हम अपने गैर जीवाश्म तेल आधारित ऊर्जा स्रोतों को ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष सघनता से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अनुपात में 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक की व्यवस्था करना। ठीक है? तो हमें पता है कि कार्बन सिंक भी एक तरीके से हमारे लिए काफी बड़ी समस्या है, तो उसको भी 2030 तक हम वन और वृक्ष सघनता यानी कि पेड़ों को लगाना और वृक्षों की सघनता को बढ़ाकर हम अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं और जिससे हमें जो हमारी कार्बन सिंक की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन के अनुसार सामाजिक परिवेश को ढालना और इससे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों जैसे कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन आदि के विकास में अधिक निवेश करना। तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन के जो हम चलते-चलते हम अपने सामाजिक परिवेश को बेहतर कर सकते हैं, उससे प्रभावित हो सकते हैं। जो उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं हमारे जलवायु परिवर्तन के चलते हमारी कृषि भी प्रभावित होती है, हमारे जल संसाधन भी प्रभावित होते हैं, तटीय क्षेत्र हमारे प्रभावित होते हैं, आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो जो ये तरह-तरह की समस्याएँ हमारे सामने हैं, इन सबको हम जलवायु परिवर्तन में सुधार करके हम अपने इन समस्याओं से छुटकारा इधर पा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा जलवायु प्रबंधन में संसाधनों की आवश्यकता और उनमें विद्यमान कमी को पूरा करने के लिए नए एवं अतिरिक्त फंड की व्यवस्था विकसित देशों से करना ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली त्रासदी से लड़ा जा सके। तो जो हमारा जलवायु प्रबंधन है उसमें संसाधनों की जो आवश्यकताएँ हैं, उसमें जो विद्यमान कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था अगर हम करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं, तो जो हमारी संसाधनों की आवश्यकता है, उसको हमने ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके चलते जो हम एक फंड की कमी महसूस करते हैं, हमने उसकी पूर्ति को भी करना पड़ेगा, तभी हम जलवायु परिवर्तन के लिए एक बेहतर कदम उठा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन से उपयोगी अग्रणी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए समुचित देश में समुचित ढांचा तैयार करें यानी कि हम एक ये सिर्फ ना केवल जलवायु परिवर्तन के लिए हमें पता है कि हमें कोई भी अगर समस्या का निवारण करना है तो उसमें हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना चाहिए उसके लेकिन उसके साथ साथ हमें एक समुचित ढांचा एक रोड मैप तैयार करना चाहिए एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस नियम के चलते किस किस रूल को अपनाकर हम अपने देश में इस समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो इधर यही बोला गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए टेक्नोलॉजी के विकास के लिए देश में समुचित ढांचा तैयार करना पड़ेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चर की परिकल्पना ताकि संयुक्त प्रयास, रिसर्च और विकास के द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाली कठिनाइयों का सामना और उनका त्वरित निवारण किया जा सके। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा कि किस-किस तरीके से हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन में सुधार कर सकते हैं और किस-किस नियम को, किस-किस रूल को अपना कर हम अपने देश में
जलवायु परिवर्तन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा मेंस का क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोल देती हूँ कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम अपने देश में पर्यावरणीय दशाओं में सुधार कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा गरीबी और सामाजिक परिक्षेत्र, जिसकी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि संपोषित विकास क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के चलते हम कैसे अपने संपोषित विकास को बेहतर कर सकते हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन में सुधार हम कर सकते हैं। तो हम तरह-तरह के प्रयास करने चाहिए। तो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन बोला है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को देखते हुए कैसे हम अपने देश के संपोषित विकास को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमें कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है? तो संपोषित विकास, हरित सकल घरेलू उत्पाद, इधर आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप क्वेश्चन डालकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और आईएएस मार्गदर्शक चैनल आपको पता है आपके लिए दिन-प्रतिदिन प्रयास करता रहता है। आपके लिए नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहते हैं हम। तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आईएएस मार्गदर्शक संस्था से ज़रूर जुड़िए और अपने लक्ष्य को इधर पाने के प्रयास करने के लिए सदा तत्पर रहिए। धन्यवाद।